काली फौजी बहू के गरीब ससुराल पर बरसात का कहर। अरे बहू क्या कर रही है? देख किसी ने भी कुछ खाया नहीं। चल सबके लिए खाने के लिए कुछ बना दे। सुजाता की बात सुनकर उसकी बहू नताशा उससे कहती है, माँ जी खाने के लिए बना तो दूं, लेकिन घर का राशन तो पहले ही खत्म हो चुका है। अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आज रवि को उसकी तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं राशन डलवा दूंगी। फिलहाल लाला की दुकान से थोड़ा सा उधार राशन ले आती हूँ। सुजाता ऐसा कहकर अपने गांव की लाला की दुकान पर जाती है और वहां से उधार राशन ले आती है। जिसके बाद नताशा सबके लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती है। नताशा का रंग काला था, लेकिन उसकी सास और उसका पति उससे बेहद प्यार करते थे। उन्हें उसके काले रंग से कोई एतराज नहीं था। बहू बस जल्दी से तू फौजी बनकर हमारा सपना पूरा कर दे। उसके बाद पूरे गांव में हमारा नाम और नाम के साथ पूरे गांव में हमारे ही चर्चा होंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी। अरे इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही तो कर रही हूँ। आप चिंता न करो माँ जी, मैं आपका सपना पूरा करके दिखाऊंगी और फौजी ज़रूर बनूंगी। एक तरफ नताशा की पढ़ाई चल रही होती है तो दूसरी तरफ वो अपने आप को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रही होती है। ऐसे ही दोनों सास बहू आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहां पर रवि आ जाता है। रवि का उतरा हुआ चेहरा देख सुजाता अपने बेटे रवि से पूछती है, क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? तेरा ये उतरा हुआ चेहरा तेरी मायूसी बता रहा है। रवि कुछ बोलता इतने अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे बहू बाहर आंगन में सूखे कपड़े पड़े हैं, जाकर उन्हें रस्सी से उतार दे, नहीं तो बारिश के चलते सारे कपड़े भीग जाएंगे। सुजाता के कहने पर नताशा अपने घर के बाहर आकर कपड़े उतारना शुरू कर देती है। वहीं रवि भी अपनी पत्नी के जाते ही अपनी माँ को बताता है, माँ जहाँ मैं नौकरी कर रहा था वहाँ के मालिक ने मुझे एक छोटी सी गलती के लिए नौकरी से निकाल दिया है। अरे बेटा ये तो गजब हो गया, लेकिन तू इसके बारे में अपनी पत्नी को ना बताना, नहीं तो तू जानता है ना उसका मन पढ़ाई से हट जाएगा। सुजाता के कहने पर वो अपनी पत्नी को अपनी नौकरी छूटने के बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं कुछ दिनों बाद ऑनलाइन नताशा का नाम फौजी ट्रेनिंग में आ जाता है, जिसके चलते उसे देहरादून ट्रेनिंग के लिए जाना था। अब वो अपनी सास और अपने पति को ये बहुत खुश होकर बताती है, ये देखो माँ जी मेरा नाम आ गया है, आखिरकार हमारी मेहनत सफल हुई। बस अब मुझे देहरादून जाकर ट्रेनिंग देनी है और एग्जाम देना है, उसके बाद मैं फौजी बनकर अपने गाँव में आऊंगी। ये सुनकर सुजाता और रवि दोनों खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल चल रहा होता है, जो वो दोनों नताशा के जाने के बाद एक दूसरे से कहते हैं, बहू को देहरादून भेजने के लिए हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं। माँ हमारे पास इस घर के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप कहो तो मैं इस घर को गिरवी रख देता हूँ और नताशा को फौजी बनने के लिए देहरादून भेज देता हूँ। सुजाता इस सुझाव पर तैयार हो जाती है, जिसके बाद रवि अपनी काली पत्नी को फौजी बनाने के लिए अपने घर के कागजात गिरवी रख देता है और नताशा को देहरादून की ट्रेन में बिठा देता है। देखो नताशा, तुम्हारी ट्रेन आने वाली है। अब मुझसे वादा करो कि तुम जब लौटोगी तो फौजी बनकर ही लौटोगी। हम आपसे और माँ जी से वादा करते हैं कि आपका सपना साकार करके ही लौटेंगे। ये सुनने के बाद सुजाता और रवि दोनों नताशा को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद नताशा को वो ट्रेन में बिठाकर देहरादून के लिए जाने देते हैं। जब वो रेलवे स्टेशन से वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो गांव के कुछ लोग उन्हें ताने देने लगते हैं, अरे ऐसा कौन सा खजाना है तेरी काली बहू के अंदर, एक तो इतनी काली कलूटी है, अरे उसका मुंह देखें तो पूरा दिन बिगड़ जाए। पता नहीं क्या सोचकर अपना घर गिरवी रख दिया और उसे देहरादून भेज दिया। अरे भाई साहब, मैं तो ये जानता हूँ कि आजकल औरतों को ज्यादा पढ़ना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर हमारे ही सर पर चढ़कर तांडव करती हैं, तांडव। अरे देखना देहरादून गई है ना, कहीं वहीं से इनकी कल्लो बहू उड़नचू हो जाए और इन्हें जरा भी भनक भी नहीं लगे। गांव वालों की बातें सुनकर सुजाता और रवि को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके चलते रवि गांव वालों से बोल पड़ता है, मेरी पत्नी समझदार है और वो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती है। अरे मैं अनपढ़ रह गया तो क्या हो गया, मैं अपनी पत्नी को कुछ बनाऊंगा, चाहे फिर मुझे सड़क पर सोना ही क्यों ना पड़े। अरे बेटा इन गवारों के मुंह लगने से कुछ नहीं मिलेगा, ये तो आज भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं जहाँ इनके पूर्वज बैठे थे, और इनकी सोच भी बिल्कुल वैसी ही है कि औरत गोरी चिट्टी हो और ऊपर से अनपढ़ हो तभी वो घर गृहस्थी संभाल सकती है।
वो दोनों गांव वालों को तड़कता भड़कता जवाब देकर वहां से अपने घर लौट आते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और उन दोनों के ऊपर बहुत ही परेशानियां आने लगती हैं। माँ, अगर रात की सूखी रोटी हो तो मुझे दे दो। सारा दिन मजदूरी करते समय बहुत तेज पेट में दर्द होता है। माफ करना बेटा, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। लाला ने उधार राशन देना बंद कर दिया है। रवि भूखे पेट ही मजदूरी करने पहुंच जाता है। आधे दिन में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो अपने आधे दिन के पैसे लेकर घर लौट आता है। उन पैसों से वो घर के राशन का कुछ सामान ले आता है, जिसके चलते वो दोनों एक समय का खाना खा लेते हैं। ऐसे ही गुजारा करते करते पूरा 1 साल बीत जाता है, लेकिन अब उन्हें नताशा का कोई अता पता तक नहीं मिल पाता। वो दिन रात बारिश ने अपना कहर पूरे गांव के ऊपर मचा रखा था। अरे बेटा, अब तो घर के अंदर पानी भी भर गया है। अब हम लोग क्या करें? हमें किसी ऊपरी सतह पर जाना होगा। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सुजाता अपनी काली बहू को याद करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पानी ऊपर तक भरने की वजह से वो दोनों घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन पानी बहुत तेजी से ऊपर तक आ जाता है और वो दोनों पानी में बहने लगते हैं। तभी वहाँ पर नताशा फौजी की ड्रेस में एक बोट पर आती है और उन दोनों को बोट में बिठाकर एक ऊंची सतह पर ले जाती है। ये क्या हालत हो गई आप दोनों की? ये सब कैसे हुआ? अपनी काली बहू को अपने सामने सही सलामत देख सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी पूरी कहानी नताशा को बताती है, जिसके चलते नताशा रोते हुए अपनी सास और अपने पति से कहती है, आपने मेरे लिए इतने दुख और दर्द सहन किए। अरे इतने तो आजकल कोई सगा भी अपने लिए नहीं उठाता, जबकि मैं तो आपकी बहू थी। ऊपर से गांव वालों के भड़काने के बाद भी आपका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ। अब मैं आ गई हूँ आपका सपना साकार करके। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नताशा 1 साल की सैलरी अपने साथ लेकर आई थी। उन पैसों से वो एक अच्छा सा मकान खरीदती है और उसमें अपने पति और अपनी सास के साथ रहने लगती है। वहीं उसके आने के बाद 15 अगस्त का दिन भी आ जाता है। चलिए माँ, आज 15 अगस्त का दिन है। आज मैं आपका सर इज्जत के साथ ऊपर करवाऊंगी। नताशा अपनी सास और अपने पति को इंडिया गेट लेकर जाती है, जहां नताशा की सफलता के चलते उसे सम्मानित किया जाता है। वहीं 15 अगस्त के सेलिब्रेशन पर नताशा अपने परिवार के साथ 5 स्टार होटल में जाती है, जहां रवि और सुजाता अमीरों वाला खाना पहली बार खाते हैं और उस दिन वो एक साथ पतंगबाजी भी करते हैं। 15 अगस्त के बाद से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ, मैं जा रही हूँ। किरण बेटी, ये कैसा सादा सा सूट पहना हुआ है तूने? तेरे उम्र की लड़कियां सजते सवरते नहीं थकती और एक तू है जिसे कोई शौक नहीं। माँ, आप जानती तो हो मुझे सिंपल रहना पसंद है, और वैसे भी ये झुमके बालियां पहनकर या मेकअप करके कौन सा मैं सुंदर दिखने लगूंगी। ऐसा कहते हुए किरण के मन में छिपा काले होने का एहसास उसकी आंखों में आंसू बनकर उमड़ आता है। ज्यादा उभरी हुई सुंदरता तो नहीं कह सकते, मगर किरण का स्वभाव बहुत ही अलग है। ये ले, दही शक्कर खा ले और सुन, अपना ध्यान रखना। माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि मैं आज ही बॉर्डर पर जा रही हूँ। कुछ ही देर में किरण कॉलेज आ जाती है। कॉलेज तो आ गई, अब बस मुझे मेरी क्लास ढूंढनी है। ऐसा कहते हुए किरण एक कमरे में पहुंच जाती है, जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए रिहर्सल कर रहे थे। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा ये क्लास है। किरण का सादगी भरा स्वभाव देखकर मनीष को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। लगता है आप कॉलेज में नई आई हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं आर्मी इंजीनियरिंग की रो किस तरफ है? ओह, तो आप यहाँ फौजी की पढ़ाई करने आई हैं। चलिए, मैं आपको छोड़ाता हूँ। कुछ ही देर में मनीष और किरण के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और गुजरते महीनों के साथ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। किरण, तुम बाकी लड़कियों की तरह झुमके बालियां क्यों नहीं पहनती? अच्छी लगोगी। किरण में आ रहे बदलाव को देखकर हिमा पूछती है, क्या बात है, आजकल मेरी बेटी कुछ बदली बदली लग रही है। अकेले में मुस्कुराने और खुद से बात करने लगी है। पता है ऐसा कब होता है? जब हमारी जिंदगी में कोई खास आता है। अपनी माँ के पूछने पर किरण मनीष के बारे में बताती है, जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। किरण की सास कामिनी उसका गृह प्रवेश कराती हैं। आओ किरण बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बाबूजी। जीती रहो बहू,
सदा सुहागन रहो। सुना है तुम फौजी बनना चाहती हो। जी बाबूजी, मैं इस देश की सेवा करना चाहती हूँ। किरण, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पिताजी भी फौज में सालों तक सूबेदार थे। मगर मिला क्या इन्हें? आखिर में देश की सेवा करते हुए पैरों पर गोली खाई और आज लंगड़े बनकर बैठे हैं। शादी के बाद किरण एक बहू और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। वहीं सुबह के 4 बजे फौजी की ट्रेनिंग करती है और देर रात पढ़ाई। अपनी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार किरण एक फौजी बनकर देश की सेवा करने चली जाती है। उसी बीच पल्लवी नाम की एक मॉडर्न लड़की मनीष की पड़ोसन बनकर आती है। मगर मनीष को देखकर उसके मन में घिनौनी सोच पनप जाती है। क्या हॉट बंदा है यार, इससे तो मैं पटा कर रहूंगी। अगली सुबह पल्लवी बहानेबाजी से उनके घर आती है। जी नमस्ते आंटी, मेरा नाम पल्लवी है। वो मैं चाय बना रही थी मगर मेरे घर का सिलेंडर लीक कर रहा है और इतनी सुबह सुबह कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। प्लीज आप अपने बेटे को कह देंगी जरा देख लेते। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटी, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा, मैं भेजती हूँ मनीष को। मनीष पल्लवी के साथ उसके घर आ जाता है। जी, मैंने आपका सिलेंडर ठीक कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। अबे यार, इसे जाने की कितनी जल्दी है, जैसे कि भाग मिल्खा मूवी देखकर आया हूँ। कुछ कर पल्लवी। मनीष, वो एक्चुअली मेरे बाथरूम का शावर ठीक से काम नहीं कर रहा है, प्लीज आप चेक कर लेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ। मनीष के पीछे पल्लवी भी बाथरूम में आ जाती है और जानबूझकर मनीष की बाहों में गिर जाती है। इतने में शावर ऑन हो जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी मनीष को अपनी पत्नी का ख्याल आता है और वो वहां से जाने लगता है। नहीं, मैं किरण को धोखा नहीं दे सकता, मैं शादीशुदा हूँ, ये सब गलत है। उस पल तो मनीष वहां से चला जाता है, मगर अब पल्लवी अक्सर उसके घर आकर काम करती और कामिनी की मदद करती। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर हर दिन किरण अपने पति को याद करती है। मनीष को देखे कितने महीने हो गए हैं और तीज भी आने वाला है, मुझे सर से बात करनी होगी। विक्रम सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कैप्टन किरण, आओ ना, क्या बात है? सर, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। तीज का त्योहार आने वाला है और शादी के बाद ये मेरी पहली तीज है। कैप्टन किरण, इस वक्त आपकी जरूरत इस बॉर्डर पर है और आप किसी की बहू और किसी की पत्नी होने से पहले एक फौजी हैं। मगर सर, एक फौजी होने के साथ मैं एक घर की बहू और किसी की पत्नी हूँ। मेरे अंदर भी जज्बात हैं। कैप्टन किरण, एक फौजी के सीने में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। इस तरह से फौजी बहू के घर जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी तीज वाले दिन सज संवर कर कामिनी के घर आती है। आंटी जी, आप तीज की पूजा के लिए जा रही है ना? मैं भी वहीं आ रही हूँ। आपकी बहू नहीं आई? नहीं, वो बॉर्डर पर है। माफ करना कामिनी आंटी जी, मगर फौजी होने से पहले वो इस घर की बहू और मनीष की पत्नी है। क्या अपने पति के लिए उसका कोई फर्ज नहीं? ये तो मनीष का बड़प्पन है जो अपनी फौजी बीवी के बॉर्डर पर जाने के इतने महीनों बाद भी वफादार है, वरना कोई और होता तो कब की दूसरी शादी कर लेता। बस यही देखकर तो मैंने तीज का व्रत रखा है ताकि मुझे भी मनीष जैसा पति मिले। पल्लवी की फूट भरी बातों में मनीष और कामिनी का मन घुलने लगता है, जिसके बाद अब धीरे धीरे पल्लवी और मनीष के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वह पल्लवी से दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से 1 साल होने को आ जाता है और 15 अगस्त आने वाला होता है। तभी जनरल विक्रम कहते हैं, सभी फौजियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को आने वाले 15 अगस्त के लिए बॉर्डर से छुट्टियां दी जाती हैं। बॉर्डर से छुट्टी मिलने की खबर पर किरण का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से खिल जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मुझे छुट्टी मिल गई, मैं जल्दी से मनीष को फोन करके बता देती हूँ कि मैं घर आ रही हूँ। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, 15 अगस्त पर घर जाकर मैं मनीष को सरप्राइज दूंगी। किरण बॉर्डर से अलविदा लेकर घर आने लगती है और रास्ते में अपने पति के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर रात के ठीक 4 बजे घर आ जाती है। वो 15 अगस्त का दिन होता है। किरण धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और खुद से बातें करते हुए कमरे की ओर बढ़ने लगती है। ये 15 अगस्त का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज पूरे 1 साल बाद मैं अपने पति से मिलूंगी। जैसे ही किरण कमरे का दरवाजा खोलती है तो वह अपने पति को पल्लवी के साथ बाहों में बाहें डालकर आधे अधूरे कपड़ों में सोया हुआ देखकर चौंक जाती है।
और उसके हाथों से कांच का वह गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज से मनीष और पल्लवी की आंख खुल जाती है। किरण आंखों में आंसू लिए मनीष से पूछती है, मनीष क्या है ये सब? बोलो, मुझे जवाब चाहिए। कौन है ये औरत जो मेरे बिस्तर पर सो रही है? किरण तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पल्लवी मेरी पत्नी है। अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो फिर मैं कौन हूँ? इतना बड़ा धोखा! तुम धोखेबाज हो, धोखा दिया है तुमने मुझे। इतने में कामिनी और किरण के ससुर अभिजीत वहां आ जाते हैं। माँ जी, ये सब क्या है? इस घर की बहू तो मैं हूं ना, फिर ये क्यों किया? बंद करिए रोना धोना। एक तो मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए तुझ जैसी काली कलूटी लड़की से उसकी शादी कर दी, मगर तुझे तो फौज में जाने का जुनून चढ़ा था। तेरा तो ये जिंदगी भर का लगा रहेगा, मगर मैं अपने बेटे को अकेले नहीं देख सकती, इसलिए मैंने कर दी अपने बेटे की दूसरी शादी। माँ जी, आपसे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा एक औरत होने के नाते आप मेरा दुख दर्द समझेंगी, मगर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं आप सबको छोड़ूंगी नहीं, मैं आप सबको कोर्ट में घसीटूंगी। इस धोखे की सजा मैं आप सबको देकर रहूंगी। ये इस फौजी बहू का वादा है। ये कहकर किरण रोते हुए वहां से जाने लगती है। तभी पल्लवी उसके पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर अपने सिंदूर की भीख मांगती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे बच्चे से उसके पिता को मत छीनो। सारी गलती मेरी है। मैंने ही मनीष को बहकाया था क्योंकि मैं हर हाल में उसे पाना चाहती थी। तुमने तो धोखेबाजी करके मुझसे मेरा पति छीन लिया, मगर मैं एक फौजी हूं, इसलिए फरेब करना मेरी फितरत नहीं है। आखिर में किरण मनीष को छोड़कर उसकी जिंदगी से चली जाती है और सारी जिंदगी फौजी बनकर देश की सेवा में बिता देती है। वहीं मनीष अपनी जिंदगी में काफी खुश था, मगर उसने जो किरण के साथ किया था, जो धोखा उसे दिया था, उसका पश्चाताप वो आज तक कर रहा है।